चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अभी सामान्य नामकरण। ठीक है, हमने सबसे पहला अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया कि रूढ़ पद्धति, उसमें व्युत्पन्न पद्धति किस प्रकार से लिखा जाता है, रूढ़ पद्धति के आधार पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साधारण नाम पद्धति। साधारण नाम पद्धति में क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक जो हैं उनको कार्बन के आधार पर नाम दिया जाता है। ठीक है, कि किसी में कार्बन कितने हैं उनके आधार पर उसका एक साधारण नाम होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर आपको एक टेबल देखने को मिल रही होगी, मैंने आपको समय बताने के लिए टेबल पहले से ली है। क्रियात्मक समूह में कार्बन युक्त यौगिक जो है कितने कार्बन है उनके आधार पर इसका नाम दिया जाता है। तो कार्बन की संख्या, एक कार्बन यदि है किसी भी यौगिक में, यदि एक कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं फार्म लिखते हैं साधारण नाम पद्धति में। यदि दो कार्बन है तो वहां पर एसिड लिखते हैं। यदि तीन कार्बन है तो प्रोपिओन लिखते हैं। यदि चार कार्बन है तो ब्यूटाइल लिखते हैं। पांच कार्बन है तो वेलर लिखते हैं। दो कार्बन, यहां तक पांच कार्बन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है यदि दो कार्बन और एक द्विबंध है तो उसमें वाइनिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वाइनिल लिखते हैं। यदि तीन कार्बन और एक द्विबंध है तो एक्राइल लिखते हैं, एक्राइल। ठीक है, और नीचे है आपको दिख रहा होगा चार कार्बन यदि हैं और उसके साथ में एक द्विबंध है तो उसको क्रोटोन बोलते हैं, क्रोटोन बोलते हैं। ये थोड़ा सा कट रहा होगा, आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बन के आधार पर हम उस यौगिक का नामकरण लिखते हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया? चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। देखिए जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल CH3COOH। ठीक है, हमें पता है कि दो कार्बन को क्या बोलेंगे? एसिड बोलते हैं। ठीक है, और COOH समूह जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? COOH समूह। COOH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, मतलब ये एक अम्ल है, लेकिन अम्ल कितने कार्बन का है? दो कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा? एसिड। ठीक है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्लियर हो गया दोस्तों किस प्रकार से नाम लिखते हैं? दो कार्बन है और अगर अम्ल जुड़ा हुआ है तो क्या नाम हो जाएगा? दो कार्बन को हम बोलते हैं एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं CH2 द्विबंध CH और Cn। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? एक कार्बन, दो कार्बन आ रहे हैं और एक द्विबंध आ रहा है। दो कार्बन और एक द्विबंध को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, यहाँ पर कुल कार्बन कितने हो गए? एक, दो और एक, तीन कार्बन हो गए। Cn भी आ रहा है जिसको हम बोलते हैं नाइट्राइल। ठीक है, Cn को नाइट्राइल बोलते हैं। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? एक, दो और तीन कार्बन हो गए और एक द्विबंध उस श्रृंखला के अंदर। तो तीन कार्बन और एक द्विबंध को क्या बोलते हैं? तीन कार्बन और एक द्विबंध को बोलते हैं एक्राइल। तो इसको हम, इसका साधारण नाम हो जाएगा एक्राइल। लेकिन क्या जुड़ा हुआ है? Cn जुड़ा हुआ है, नाइट्राइल जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसका नाम हो जाएगा एक्राइलोनाइट्राइल। क्लियर हो गया? कि तीन कार्बन और एक द्विबंध है इसलिए एक्राइल बोलते हैं, और नाइट्राइल जुड़ा हुआ है, Cn साइनाइड जुड़ा हुआ है, साइनाइड का अनुलग्न होता है नाइट्राइल, इसलिए हम बोलेंगे इसको एक्राइलोनाइट्राइल। क्लियर हो गया दोस्तों? इस प्रकार से नाम लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? कितने कार्बन है? एक कार्बन, एक, दो कार्बन। ये कार्बन नहीं है, ये एक्चुअल में क्लोरीन है। ठीक है, Cl। तो दो कार्बन है और दो कार्बन के साथ में एक द्विबंध जुड़ा हुआ है। दो कार्बन और एक द्विबंध को क्या बोलते हैं? दो कार्बन और एक द्विबंध को हम बोलते हैं वाइनिल। ठीक है, तो इसको तो बोलेंगे वाइनिल, ये लेकिन ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ पर हमने तीन कार्बन को समूह क्या बोलिया? एक्राइलो बोला था, उसी प्रकार से दो कार्बन और एक द्विबंध को समूह को बोलते हैं वाइनिल। और क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, जब इसको नाम लिखते हैं तो क्लोराइड है, तो इसका नाम हो जाएगा वाइनिल क्लोराइड। क्लियर हो गया? तो वाइनिल क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Cl। तो इस प्रकार से ये जो है इस टेबल मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता दिया। इस टेबल को याद कर लेना। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? दो कार्बन को क्या बोलते हैं? तीन कार्बन को। उसके अकॉर्डिंग हम उसका किसी भी यौगिक का कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नाम लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं, जैसे कि CH3 और Cn। CH3 और Cn, यहाँ पर एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, दो कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, दो कार्बन है और साइनाइड समूह जुड़ा हुआ है। साइनाइड का अनुलग्न होता है नाइट्राइल। दो कार्बन को क्या बोलते हैं? दो कार्बन को बोलते हैं एसिड। ठीक है, तो एसिड हो जाएगा, और नाइट्राइल जुड़ा हुआ तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोनाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों इसका? एसीटोनाइट्राइल। क्लियर? इसी प्रकार से नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा CH3CONH2। CONH2 को हम बोलते हैं एमाइड। ठीक है, लेकिन कार्बन कितने? एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। कुल कितने कार्बन है? दो कार्बन है। ठीक है, तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। दो कार्बन और एक एमाइड समूह, तो एसिड और एमाइड क्या बन जाएगा? एसिटेमाइड। क्या बन जाएगा? एसिड और एमाइड क्या बन जाएगा? एसिटेमाइड। क्लियर हो गया दोस्तों? तो इस प्रकार से हम किसी भी कार्बन के आधार पर, हमें कार्बन की संख्या अगर पता है तो कार्बन की संख्या के आधार पर हम किसी भी प्रकार के यौगिक का नाम लिख सकते हैं। बस हमें याद ये रखना है कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं? फार्मिक अम्ल का नाम सुना? HCOOH।
या फार्मेल्डिहाइड HCHO, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही कार्बन आ रहा है, तो इसीलिए उनमें फार्मिक अम्ल या फार्मेल्डिहाइड का नाम लिखा जाता है। ठीक है, एक कार्बन आता है, दो कार्बन आता है, एसिटिक अम्ल हो गया, एसिटामाइड हो गया, किसी प्रकार से, तो वहां पर देखना कुल कार्बनों की संख्या 2 ही रहेगी। ठीक है, 3 कार्बन आता है तो प्रोपियोन, 4 कार्बन तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन तो वेलर, फिर इस प्रकार से 2 कार्बन और 1 द्विबंध आ जाता है तो वाइनिल, फिर एक्राइल, फिर क्रोटोल, इस प्रकार से चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी थी दूसरे प्रकार की साधारण नामकरण पद्धति। पहला हमने पढ़ा था रूढ़ पद्धति, जिसमें हमने पढ़ा था कि यौगिक का जो नाम लिखा जाता है वो उसके स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति स्थान स्रोत के आधार पर लिखा जाता है। ठीक है, दूसरी हमने पढ़ ली सामान्य पद्धति। अब हमारी जो तीसरी आने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट आने वाली है, तीसरी आने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है व्युत्पन्न पद्धति। क्या नाम है जिसका? व्युत्पन्न, IUPAC पद्धति। तीसरी पद्धति जो है IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसको मैं पूरे एक कंप्लीट पार्ट में पढ़ाऊंगा। IUPAC पद्धति क्या हरी, आप जुड़े रहिए, वीडियो को पूरी देखना और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको शुरू करते हैं IUPAC पद्धति को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा IUPAC पद्धति। ठीक है, जो कि कार्बनिक रसायन का महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से इस चीज़ को हमें अच्छे से समझना है, तो मैं आपको कोशिश करूँगा हर एक कंसेप्ट को क्लियर करता हुआ इस टॉपिक को क्लियर कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक में मैं आपके सामने जितने भी रूल्स बताता हूँ, नियम बताऊंगा कि किस किस प्रकार के नियम होते हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिक का हम IUPAC नाम लिखते हैं तो कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना है, उन नियमों को आप लिख जरूर लेना दोस्तों। ठीक है, और नहीं तो फिर मैं इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा आपको हमारे WhatsApp ग्रुप के थ्रू, या फिर ऐप में मिल जाएगी PDF इस आवर्त सारणी इसमें IUPAC पद्धति की, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। बट रूल हमें जरूर याद होने चाहिए। अगर हमें नियम याद हैं तो हम किसी भी प्रकार का कोई सा भी यौगिक है हम उसका IUPAC नाम आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, उससे पहले 2 चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, बेसिक नीड होनी चाहिए। देखो मैं डायरेक्ट शुरू नहीं कर रहा हूँ कि नियम ठोक दिए और आपको आए नहीं आए भाड़ में जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। पहले बेसिक चीज हमें क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कार्बन क्या होता है, जो हमने पढ़ लिया। अब कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन प्रकृति पाई जाती है। कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन जुड़े रहते हैं, तो उन कार्बनों को क्या बोलते हैं? और वो कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा, डबल बॉन्ड द्वारा या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ सकते हैं। एक कार्बन द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा जुड़ सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो 2 चीजें याद रखनी। सबसे पहले कार्बन की संख्या क्या होती है, ठीक है, उस संख्या का नाम क्या होता है। अगर 1 कार्बन आता है, 2 कार्बन आता है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन। ठीक है, 1 कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, लिख लेना दोस्तों। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, पेंट, हेक्स, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन को बोलते हैं, 8 कार्बन तक लिख लिया, ऊपर इधर 9 कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं नॉन। 10 कार्बन अगर होते हैं किसी भी कार्बन श्रृंखला में उसको बोलते हैं डेक। एक तो हमें सिंपल सी चीज ये याद रहनी चाहिए, 1 2 3 4 1 से लेकर 10 तक कार्बनों की गिनती याद रहनी चाहिए। मेरे साथ साथ बोलना मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। वापस रिपीट कर रहा हूं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। क्लियर हो गया? 10 तक ये देना। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि बंध जो होते हैं, ठीक है, बंध होते हैं उसमें अनुलग्न क्या लगता है, छोटी सी बात, उसमें अनुलग्न क्या लगता है। ठीक है, एकल बंध हो सकता है एक तो, या द्विबंध हो सकता है, या श्रृंखला के अंदर त्रिबंध हो सकता है। एकल बंध को हम बोलते हैं एल्केन बोलते हैं, जिसका अनुलग्न होता है एन। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वैसे, बट अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा माइंड में याद रखिए ताकि आगे की IUPAC थोड़ी सी सिंपल हो जाए। एकल बंध के नाम के आगे एन लगाते हैं, इसके नाम द्विबंध के नाम के आगे ईन, और ट्रिपल बॉन्ड के नाम के आगे आयन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आयन। ये 2 चीजें हैं, दोनों याद हो जाएंगी ना आराम से, कोई टफ तो नहीं है, इजी है ना। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक, आगे भी है। और एकल बंध है तो एन लगाना है, द्विबंध है तो ईन लगाना है, त्रिबंध है तो आयन लगाना है। छोटी सी बात। अब चलो आ जाओ IUPAC के रूल्स पे, IUPAC के नियमों पे। IUPAC के नियमों में क्या होता है, सबसे पहले हमें पता है कि कार्बन के अंदर श्रृंखलन प्रकृति पाई जाती है। किस प्रकार की प्रकृति पाई जाती है? श्रृंखलन प्रकृति पाई जाती है। क्लियर?
मतलब कार्बन जो होता है वो एक कार्बन दूसरे कार्बन से दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन जोड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। सबसे पहला नियम, हम इसको दो भागों में बांट देते हैं, इधर हम पढ़ेंगे नियम और इधर हम उसके चलते रहेंगे एग्जाम्पल। सबसे पहला नियम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, लंबी कार्बन श्रृंखला, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा समझना इसको। सबसे पहले हमारा होता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक दे रखा है उसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। एग्जाम्पल सामने देखते चलेंगे किस प्रकार से, जैसे कि CH3 CH2 CH3 और CH3 यहां पर आ गया, ये यहां पर CH आएगा, ठीक है। कार्बन की मैंने आपसे पहले भी कहा था पिछली वीडियो में, और यहां भी याद रखना, हमेशा कार्बनिक यौगिक है उसकी वैलेंसी 4 ही रखनी है, 4 से ज्यादा ना 4 से कम, फिक्स है, ठीक है। तो आप कार्बन की वैलेंसी को जरूर देखते हुए चलना। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ सकते हैं। तो देखो इधर से मैं इसका नामकरण करूंगा, या तो मैं इस प्रकार से, इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो जाएगी ये वाली, जिसमें एक कार्बन, दो कार्बन और 3 कार्बन आ सकते हैं, ठीक है। इधर से इधर जाऊंगा तो भी 3 कार्बन आएंगे, 1 2 और 3, और ऊपर से नीचे आऊंगा तो भी 3 आएंगे, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान यही रखना है कि उस कार्बनिक श्रृंखला का चयन करना है जिसमें अधिक से अधिक कार्बन आते हों। दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम यह कहता है कि ठीक है, हम कार्बनिक श्रृंखला इधर से भी कर सकते थे, इसमें इधर से भी कर सकते थे। तो अगर कोई ऐसी श्रृंखला जिसमें हम कहीं से भी कार्बनिक श्रृंखला चयन करते हैं तो उसमें हमें ध्यान ये देखना है, उसमें हमें देखना है कि उस कार्बनिक श्रृंखला का चयन करना है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिस्थापी समूह आ सकते हो। क्या हो सकते हो? प्रतिस्थापी समूह, अधिक प्रतिस्थापी समूह आते हों। अच्छा, प्रतिस्थापी क्या होता है कि जब हम मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेते हैं उसके बाद में ये जो कार्बन बच जाते हैं उन कार्बनों को हम बोलते हैं प्रतिस्थापी समूह। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी समूह बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर हम आगे इसमें नाम लिखते हैं। तो अब दूसरा एग्जांपल की हम बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, कि कोई भी कार्बन श्रृंखला है, जैसे कि 1 3 4 5 कार्बन श्रृंखला है, इसमें एक तरफ तो यहां पर ले लो CH2 CH3 और एक है इसमें यहां पर ले लेते हैं CH3, ठीक है। तो चलिए इसकी श्रृंखला को पूरा करते हैं। वैलेंसी CH3, ये CH2 हो रहा है, यहाँ पर CH आ गया, यहाँ पर CH आ गया, यहाँ पर CH2 आ गया, यहाँ पर CH3। हमारे पास में ऑप्शन है, एक तो यह है कि मैं सीधी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेता हूं, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन बनेंगे अगर ये सीधी कार्बन श्रृंखला लेता हूं तो। और अगर इसमें 2 प्रतिस्थापी समूह होंगे, अगर मैं ये लेता हूं 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन बनेंगे इसमें, ठीक है। और कितने प्रतिस्थापी हो जाएंगे? 1 और 1 2 प्रतिस्थापी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें उस कार्बन श्रृंखला को लेना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आते हों और ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी आते हों। तो हमें ये सीधी श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला सही नहीं होगी। सही कौन सी होगी? सीधे जाकर नीचे जाएंगे, इस प्रकार से ये कार्बन की श्रृंखला हमारी सही हो जाएगी। क्लियर है? इस प्रकार से। तो यहां पर अब इसका हम नामकरण करेंगे, आगे वो बात की बात है, थर्ड नियम में पढ़ेंगे। बट पहले हमें याद रखना है कि इधर से कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आ रहे हैं और 2 प्रतिस्थापी समूह इसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी समूहों को ले सकते हो। क्लियर है दोस्तों? चलिए, ये 2 नियम थे, सिंपल सी बात है हमें, और या फिर प्रतिस्थापी समूह जिधर से पास पड़ रहा है, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा नियम जो है, तीसरा नियम है वो है भाई कार्बन की श्रृंखला बना ली, ठीक है। सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है जो इस आधार पर करते हैं कि लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला हमें लेनी है। अब नेक्स्ट नियम है कि अब उसका हमें नामांकन करना है। क्या करना है? नामांकन। तो नामांकन किस आधार पर करेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट नियम, नामांकन किस आधार पर करेंगे? सबसे पहले नामांकन में यही ध्यान रखना है कि कार्बन श्रृंखला का नामांकन उस सिरे से करते हैं जहां से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ता हो, जहां से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ता हो, ठीक है, पास पड़ता हो। किस प्रकार से? इसी श्रृंखला में देख लो कि यहां से अगर मैं इसका नामांकन करता हूं 1 2 3 4 5 और 6, इसमें तो सेम है, पहले दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं, इन सब के हम एग्जांपल बाद में भी डिटेल में पढ़ लेंगे दोस्तों, बट एक बार अभी हमें यहाँ पर सभी के अलग अलग एग्जांपल समझने होंगे। जैसे कि CH3 CH CH3 CH2 और CH3, ये कोई भी एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें पहला का है श्रृंखला का चयन करना, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो या तो मैं इधर से आकर नीचे आऊंगा तो भी 1 2 3 और 4 कार्बन बन रहे हैं, या सीधी श्रृंखला का चयन करेंगे तो भी 4 कार्बन बन रहे हैं, ठीक है।
अब ठीक है, हमने सीधी कार्बन श्रृंखला का चयन तो कर लिया जिसमें 4 कार्बन बन रहे हैं। अभी हमें ध्यान देना उसका नामांकन किधर से करते हैं। तो नामांकन हम उधर से करते हैं जहां से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ता हो। और प्रतिस्थापी समूह क्या होता है कि हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला के अलावा जो अन्य सदस्य बच जाते हैं, अन्य कार्बन बच जाते हैं, उन्हें हम प्रतिस्थापी कहते हैं। जैसे घर है, घर में शादी हो रही है तो हमारे घर के जो मुख्य सदस्य हैं उसके अलावा जो अन्य सदस्य हैं हमारे मेहमान होते हैं। तो पहले खातिरदारी हमको क्या करते हैं, हम मेहमानों की करते हैं, ठीक है, कि भाई उनको पहले मानते हैं, अतिथि देवो भव। तो उसी आधार पर मुख्य कार्बन श्रृंखला हो गई, उसके अलावा जो भी समूह बच गया है वो प्रतिस्थापी कहलाएगा और प्रतिस्थापी को प्रायोरिटी पहले देते हैं, ठीक है। तो जिधर से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ रहा है उधर से हम उसका नामांकन कर देंगे। इधर से देखता हूं तो 1, 2 और 3 नंबर पे आ रहा है प्रतिस्थापी समूह, इधर से देख रहा हूं तो 1 और 2 नंबर पर ही आ रहा है, ठीक है। तो हम किधर से करेंगे, अगर मैं बात करता हूं 1, 2, 3 और 4, तो ये 3 नंबर पे आ रहा है इधर से, और इधर से देखते हैं तो 1, 2, 3 और 4 इधर से दूसरे नंबर पर ही प्रतिस्थापी आ रहा है। तो ये वाला सही होगा, ये वाला समूह जो नामांकन है वो गलत हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जहां से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ रहा है हमें उधर से ही उस श्रृंखला का नामांकन करना है। क्लियर हो गया। तो नामांकन किधर से करना, जहां से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ता हो, ठीक है। अब इसी में एक और नियम और है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि यदि, ठीक है सर जी ये तो समझ में आ गया कि इधर से प्रतिस्थापी पास पड़ रहा तो इधर से कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यदि दोनों तरफ से प्रतिस्थापी समूह पास हो तो, मतलब कि सर जी इधर से भी दूसरे नंबर पर, माना कि एक और प्रतिस्थापी समूह जुड़ा होता यहाँ पर, वो भी दूसरे नंबर पर होता, तो क्या करते, इधर से करते कि इधर से करते, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं। तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है, किसको ध्यान रखना है, प्रतिस्थापी को ही मानना है, ठीक है। देखिए एक बार इसको, प्रतिस्थापी को ही प्रायोरिटी देनी है, लेकिन देखना यह है कि प्रतिस्थापी समूह कौन सा पास पड़ रहा है। मतलब अलग अलग प्रतिस्थापी समूह अगर किसी श्रृंखला के दोनों तरफ से समान स्थिति पर जुड़े हैं तो हमें देखना है कि जुड़ने वाले प्रतिस्थापी समूह का नाम क्या है, और उसकी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखना है कि कौन सा प्रतिस्थापी समूह पहले आ रहा है उसका नाम पहले लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी का नाम किसमें आधार पर लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। देखिए एग्जांपल समझते हैं इसमें किस प्रकार से, जैसे कि इधर से मैं बात करता हूं, तीसरे नंबर पर यहां पर मैथिल समूह जुड़ गया, और तीसरे नंबर पर ही इधर से यहां पर एथिल समूह जुड़ गया, ठीक है। CH2 CH3 संयोजकता पूरी कर लेते हैं, CH3 CH2 CH CH CH2 CH3। देखिए दोस्तों इधर से मैं करता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन आ रहे हैं, सीधी श्रृंखला बनेगी। इधर से करता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मैक्सिमम कार्बन 6 आ रहे हैं, हमारी श्रृंखला ये बनेगी, ये तो फिक्स हो गया है। अब देखिए इधर से 1, 2 तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, मैथिल समूह है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथिल, तो मैथिल समूह आ रहा है। और इधर से 1, 2 तीसरे नंबर पर 2 कार्बनों का प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं एथिल। क्या बोलते हैं, एथिल समूह बोलते हैं। तो एक तरफ से समान स्थिति पर मैथिल आ रहा है, एक तरफ से समान स्थिति पर एथिल आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में हमें ध्यान देना है कि जुड़ने वाले प्रतिस्थापी समूह का नाम क्या है, ठीक है। जो भी नाम है उसको उसकी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसका नाम लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला मैथिल में क्या आता है, एम पहले आता है, एथिल में एथिल स्टार्टिंग कहां से होती है, ई से होती है, और ई और एम इन दोनों में से पहले कौन आता है, ई पहले आता है। तो प्रायोरिटी हम इसको देंगे, ठीक है, ई को प्रायोरिटी देंगे। तो ई इधर से नामकरण हम पहले करेंगे, तो कौन सा, इधर से ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। आपको आया कि नहीं आया समझ में, ये वाला सही हो जाएगा जिधर से एथिल पास में आ रहा है, ये वाला जो है मैथिल वाला वो गलत हो जाएगा। तो इसका नामकरण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और दूसरी बात आपको एक चीज यहीं क्लियर कर दूं, आगे नियम में आएगा कि जब हम किसी भी कार्बनिक श्रृंखला का नाम लिखेंगे तो वहां पर भी हम यही नियम लगाएंगे कि नाम इन दोनों में से अब नाम किसका पहले लिखें। तो नाम भी हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही लिखते हैं कि जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आता है उसी का हम IUPAC में नाम पहले लिखते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर दो चीजें बताई थी कि अगर उसका हम नामांकन करना है तो प्रतिस्थापी समूह जिधर से पास पड़ रहा है उधर से करते हैं, यदि दोनों स्थितियों से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ रहा है तो उसके अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करते हैं। और अगर दोनों पर ही समान प्रतिस्थापी, अगर इधर भी मैथिल ही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम किधर से भी कर सकते थे। समझ गए, ये छोटा सा डाउट था। लेकिन अगर अलग अलग प्रतिस्थापी अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होंगे तो वहां पर हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसका नाम लिखते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट नियम रह गया हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट नियम में कि यदि किसी कार्बन श्रृंखला में समान प्रतिस्थापी समूह
अनेक बार आते हों, समान प्रतिस्थापी समूह 2 बार 3 बार या 4 बार आते हैं तो क्या करते हैं, जैसे श्रृंखला देख लो पहले, फिर इसका एग्जाम्पल करेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे एक्चुअल है ना। CH3 C, यहाँ पर CH3 आ गया, यहाँ पर भी CH3 आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी जैसे अब नॉर्मली चलते हैं CH2 और CH3, CH और CH, ये हमारे पास कोई कार्बन श्रृंखला है जिसमें 2 प्रतिस्थापी समूह आ रहे हैं, ठीक है। ये क्योंकि ये तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में चयन करेंगे तो ये हो जाएगी, ये भी प्रतिस्थापी है, तो इस प्रकार के केस में क्या करते हैं, 2 भी हो सकते हैं, यहाँ भी CH3 हो सकता था, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी प्रतिस्थापी हो सकते हैं, समान प्रकार के मैथिल ही होंगे या फिर एथिल होंगे। तो यदि 2 समान प्रतिस्थापी समूह है तो उसके लिए हम डाई लगाते हैं, यदि 3 समान प्रतिस्थापी समूह है तो उसके लिए हम ट्राई लगाते हैं, और यदि 4 प्रतिस्थापी समूह समान है तो उसके लिए डाई, ट्राई और टेट्रा लगाते हैं, ठीक है। अब सर जी 4 से ज्यादा होंगी तो 4 से ज्यादा भाई साहब होंगे नहीं, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, एक कार्बन पर मैक्सिमम 4 प्रतिस्थापी समूह ही जुड़ सकते हैं। तो 2 समान है तो डाई लगाएंगे, उसका नाम क्या गया, 3 समान है तो ट्राई लगाएंगे, 4 समान है तो टेट्रा लगाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ, इसका नामकरण में पढ़ेंगे हम, जब डिटेल में पढ़ लेंगे, बट अभी ध्यान रखना है कि 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई मैथिल, मतलब 2 समान है, और समान क्या चीज है, मैथिल, एक कार्बन को मैथिल बोलते हैं। तो समान प्रतिस्थापी आते हैं तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा लगाते हैं। आप इसको लिख लीजिए एक बार, इसमें कोई डाउट हो, आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिए। ये बेसिक रूल है जिसमें हमने IUPAC किस प्रकार से उसका नामकरण करना है और फिर उसका नामांकन किस प्रकार से करना है ये पढ़ लिया। अब तीसरी बात आएगी नामकरण, हमें उसका नाम कैसे लिखना है, ठीक है। इसको हम आगे चलते हैं, इसके लिए अलग अलग रूल हैं, जैसे कि एल्केन में अलग रूल आएगा, एल्कीन में कुछ और डिफरेंट है, एल्केन में अलग है। तो एल्केन इसके शुरू करते हैं नामकरण। 2 चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर। IUPAC जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमें श्रृंखला का चयन करना होता है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करना है। अगर अलग अलग आ रहे उसमें प्रतिस्थापी काफी है तो हमें नोटिस यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी आ सके उस श्रृंखला का चयन करना है। फिर नामकरण आता है, तो नामकरण में क्या करना है, पहले उसका मतलब जहां से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ते हैं वहां से नामकरण करते हैं। यदि दोनों तरफ से समान प्रतिस्थापी हैं तो अल्फाबेटिकरण चले जाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चले जाएंगे। और यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं समान प्रकार के, तो 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा लगाते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप में हम बात करते हैं उसका नामकरण किस प्रकार लेते हैं। तो आगे चलते हैं, इस नियमों को हम देख लीजिए, फिर शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब तीसरे स्टेप में आते हैं हमारे नामकरण के बारे में। तीसरे स्टेप में क्या आती है, नामकरण। अब भाई बच्चा हो गया, उसका नामकरण लिखना है तो कैसे लिखना है, तो हमें सबसे पहले सरनेम पकड़ना है, ठीक है। देखिए हमारे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि 3 थे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का अनुलग्न क्या होता है, एन होता है, एल्कीन का अनुलग्न ईन होता है और एल्काइन का अनुलग्न आयन होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमें देखना है कि कार्बनिक श्रृंखला में कौन सा है। पहचानिए कैसे कि एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो एल्केन को कैसे पहचानते हैं, एल्केन को हम पहचानते हैं एकल बंध होगा, एकल बंध होगा और उसका नामकरण के आगे क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं, अनुलग्न के रूप में एन लगाते हैं। अब सबसे पहले हम एल्केन के बारे में ही बात कर लेते हैं। चलिए 4-5 एग्जांपल देखते हैं इसके बारे में, फिर आगे इसको कंप्लीट करेंगे। एल्केन का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले श्रृंखला में सूत्र होता है इसका CnH2n+2। अनुलग्न क्या होता है इसका, अनुलग्न होता है इसका एन, क्या होता है एन। जब हम इसका नाम लिखते हैं तो एन। हमें कार्बन का भी पता है कि एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, 2 को ब्यूट, मैथ है, प्रो, ब्यूट, पेंट, एक्सेप्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए माना कि श्रृंखला कुछ इस प्रकार की है, CH4 एक कार्बन है जिसकी संयोजकता 4 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। अब कार्बन को अगर हम खोलकर लिखेंगे तो कार्बन किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। चारों संयोजकता पूरी कार्बन के चारों ओर एकल बंध है, और एकल बंध होता है तो क्या होता है, एल्केन होता है, और एल्केन होता है तो उसका अनुलग्न हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो इसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एक कार्बन का CH4 का मैथ प्लस एन, तो मैथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, मैथेन। क्लियर है सबसे फर्स्ट कार्बन का। दूसरी बात करते हैं, अगर 2 कार्बन को जैसे कि CH3 और CH3 इस प्रकार से हो, इसका नाम क्या रहेगा। यहां पर भी कार्बन कार्बन आपस में एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। कितने कार्बन है, पहले हमें गिनती करनी है कि कुल कार्बन कितने हैं। तो कुल कार्बन कितने, यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन प्लस एकल बंध है, एकल बंध है, ठीक है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ और एथ। आपको टेबल में याद होगा, मैथ और
एथ बोलते हैं, और एकल बंध का अनुलग्न क्या होता है, एन होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्लस एन, क्या नाम बन जाएगा इसका, एथेन। क्या नाम बन जाएगा, एथेन। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है? ठीक है, थोड़ी सी एक नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, थर्ड नंबर का। ठीक है, अगर इस प्रकार से आ जाए CH3 और एक CH3 समूह यहां पर जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से कोई आ जाए, तो यहां पर हम पूरा नाम नहीं ले सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, IUPAC के ये नियम लगाने पड़ेंगे कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। चलिए भाई साहब, आइए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, अभी मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, या नीचे जाते हैं तो 1, 2 और 3 कार्बन आ रहे हैं। तो कार्बन श्रृंखला का मैंने चयन कर लिया, ये रही। फिर उसके बाद में क्या है कि प्रतिस्थापी समूह पास पड़ता है, उधर से उसका नामांकन करना है। इधर से मैं नामांकन करता हूं तो 1, 2 और 3, इधर से करता हूं तो 1, 2 और 3। दूसरे, ये हमारा प्रतिस्थापी समूह है। पहले तो प्रतिस्थापी समूह को पहचान लिया करो कि जो श्रृंखला से बाहर रह जाता है वो हमारा प्रतिस्थापी समूह होता है। दूसरे नंबर पर ये प्रतिस्थापी समूह इधर से करते हैं तो भी दूसरे पर आ रहा है, इधर से करते हैं तो भी दूसरे पर आ रहा है, तो इधर से कर लेते हैं 1, 2 और 3। ठीक है, अब नियम क्या है, देखिए आप थोड़ी सी बात यहां पर एक चीज याद रखना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं की बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जब IUPAC का नाम लिखते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को, आप हमेशा ध्यान रखना कि जब हम किसी भी यौगिक का IUPAC नाम लिखते हैं तो उसको एक सीक्वेंस में लिखते हैं। ठीक है, सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले हम प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, पहले नंबर पर प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखेंगे, दूसरे नंबर पर हम कार्बन की संख्या लिखते हैं। ठीक है, कार्बन की संख्या, और तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं उसमें अनुलग्न, क्या लिखते हैं, अनुलग्न लिखते हैं। इस बात को थोड़ा सा गांठ बांध लेना, रट लेना, याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। आप कॉपी में लिख रहे हो तो कॉपी के माथे पर लिख लेना, लेकिन ध्यान रखना IUPAC का सीक्वेंस क्या है, पहले प्रतिस्थापी लिखो, फिर कार्बन की संख्या लिखो, फिर अनुलग्न लिखो। आ जाओ इसको लेकर यहाँ पे, यहाँ आ जाओ। ये हमने कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, प्रतिस्थापी इसको कार्बन की श्रृंखला का नामांकन भी कर दिया, प्रतिस्थापी जिधर से पास पड़ रहा उधर से कर दिया। अब हमें करना है इसका नाम लिखना है, क्या लिखना है, नाम। तो नाम किस सीक्वेंस में लिखेंगे, उस सीक्वेंस, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। तो एक नियम इसमें यह भी है, नामकरण लिखते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी प्रतिस्थापी का जो नाम लिखते हैं उसका नाम उसकी सही स्थिति के साथ में लिखते हैं कि कौन सा प्रतिस्थापी समूह कहाँ जुड़ा हुआ है। एक कार्बन है, एक कार्बन को हम बोलते हैं मैथिल, ये एक कार्बन को मैथिल बोलते हैं क्योंकि एल्किल समूह है, मैंने आपको पहले बताया था, है ना, एल्किल समूह है, मैथिल। एक कार्बन है तो मैथिल किस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो इसकी स्थिति क्या है, 2 पर है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 मैथिल। क्या नाम हो जाएगा, 2 मैथिल। इसको इधर लिखते हैं आगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मैथिल। क्लियर, प्रतिस्थापी समूह का उसकी स्थिति के साथ में नाम लिख दिया। फिर कुल कार्बन कितने, 1, 2 और 3, कितने कार्बन है कुल, 2 मैथिल, मैथ, एथ और प्रोप। और क्या है, एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध में से क्या है, पूरी श्रृंखला में एकल बंध है, मतलब एल्केन है, और एल्केन में अनुलग्न क्या होता है, एन होता है, तो प्रोप प्लस एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मैथिल प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, 2 मैथिल प्रोपेन। किसी को कोई दिक्कत, या प्रोप 1 एन, प्रोप प्लस एन बोल सकते हैं, या प्रोपेन। जनरली क्या होता है, एक नंबर पर जब कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो उसका नाम उसके साथ में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल प्रोपेन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई, इजी है। चलिए एक हार्ड एग्जांपल और देख लें, थोड़ा सा एल्केन के अंदर ही। ठीक है, फिर आपको आई होप सारे क्लियर हो जाएंगे। ये IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लूंगा आपका, लेकिन एक बार आपने ये क्लियर कर ली तो आपकी केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोचिए बेड़ा पार है भाई साहब, फिर कुछ नहीं जाने वाला इससे बाहर। फिर मेरे को धन्यवाद बोलने आओगे बाद में, सर जी मजे बांध दिया आपने तो। ठीक है, चलिए एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल देखते हैं ऐसा, चलो देख लेते हैं। CH3 CH3 है ना, CH2 CH3 संयोजकता पूरी करिए भाई साहब, कंप्लीट हो रही है, अरे वाह 3 4, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास में कोई यौगिक है, इसमें 2-3 कंसेप्ट लग रहे हैं तो यहीं पर आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास में यौगिक है, सबसे पहला काम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। सर जी शुरू से आप सीधी कार्बन श्रृंखला का चयन कर रहे हो, तो ये लो भाई साहब, ये हमने सीधी कार्बन श्रृंखला चयन कर दी। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 2 3 और 4, कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं। अरे भाई साहब
1 2 3 और नीचे जाओ तो भी तो 4 कार्बन आ रहे हैं, तो ये भी बन सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रतिस्थापी समूह हो जाएंगे। क्लियर? ये भाई साहब तरीका गलत है। कार्बन श्रृंखला लंबी से लंबी लेनी है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हम सीधे ही जाएं। थोड़ा सा देखिए, अगर मैं इस श्रृंखला को ऊपर लिखूं, अगर इधर ने जाके इस श्रृंखला के अंदर में इस प्रकार से जाते हैं, यहां से यूं आते हैं और यूं, इस प्रकार से ये कार्बन श्रृंखला का हम चयन करते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब कितने कार्बन आ रहे हैं गिनो, 1 2 3, CH आएगा इसमें, है ना, यहां से इस प्रकार से हो जाएगी 1 2 3 4 और 5 कार्बन आ रहे हैं। पहले कितने आ रहे थे, 4 कार्बन आ रहे थे, तो 5 कार्बन आ रहे हैं, तो ये बनेगा। ठीक है, सबसे पहला काम जो सबसे सिंपल है लेकिन सब गलती करते हैं कि लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। अगर आपको ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया कि लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करने का कैसे करना है, तो आइए बेसिक समझो, आपने 70% सॉल्व तो वही कर दी, कार्बन श्रृंखला चयन कर दी। अब दूसरा नियम हम क्या करते हैं, उसका नामांकन करना है। नामांकन का नियम क्या है कि जहां से प्रतिस्थापी समूह पास पड़ रहा है वहां से उसका नामांकन करना है। इधर से करता हूं तो 1 2 3 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है, इधर से कर रहा हूं तो 1 और 2 नंबर पर आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं इधर से करूंगा, तो 1 2 3 4 और 5 या 5, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये हमने इसका क्या कर दिया, नामांकन कर दिया। तीसरे स्टेप में आता है नामकरण। नामकरण में मैंने सीक्वेंस क्या बताया था, इस प्रकार से कि पहले नामकरण प्रतिस्थापी का लिखो उसकी सही स्थिति के साथ में। गेस्ट प्रतिस्थापी हमारे लिए क्या है, गेस्ट मेहमान है, तो मेहमान को उसके सही रूम के साथ में उसको स्थिति में छोड़ गया, भाई तेरा रूम ये है, आप रेस्ट करो, खा पी लिया, खातिरदारी कर दी हमने आपके यहाँ, रेस्ट कर दिया आराम, तो उसकी स्थिति के साथ में फिर कार्बन की संख्या लिखनी है और फिर अनुलग्न लिखना है। ठीक है, आइए सबसे पहले प्रतिस्थापी कौन सा, यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह ये भी है और ये भी है। दो प्रतिस्थापी समान है या अलग अलग है, अगर अलग अलग होते तो अल्फाबेटीकरण वाला नियम लगाते, लेकिन यहाँ पर तो क्या दोनों समान है, ये भी मैथिल है ये भी मैथिल है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दो समान प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, दो या दो से अधिक, तो 2 के लिए लगाते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। दो समान है तो क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे, लेकिन उनकी स्थिति तो बतानी पड़ेगी। तो ये दूसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है, ये तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ, तो क्या हो जाएगा 2 3। दो है तो दो एक जैसे हैं, तो 2 के लिए क्या लगाते हैं डाई, दो कौन है, मैथिल समूह है, तो 2 3 डाई मैथिल, ये भी लिख दिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में कार्बन की संख्या लिखनी। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, और पूरे के अंदर एकल बंध है तो क्या हो जाएगा इसका, पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटेन। तो कार्बन देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड श्रृंखला थी, लेकिन उसका हमने इजी गोइंग आराम से नाम निकाल लिया कि 2 3 डाई मैथिल पेंटेन इसका नाम होगा। पेंट एन भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इसमें अनुलग्न कोई स्थिति नहीं है, इसलिए पेंटेन ही लिखेंगे। ठीक है, तो 2 3 डाई मैथिल पेंटेन, इस प्रकार से हम इसमें एल्केन वालों का नाम लिखते हैं। क्लियर है। एक छोटे से 1-2 क्वेश्चन और आ रहे हैं मेरे माइंड में, वैसे ज्यादा लंबा हो रहा है, मैं सोच रहा था स्किप कर दूं, बट थोड़ा सा समझ लीजिए। कभी कभी कार्बन श्रृंखला नहीं देकर वो सीधी संरचना दे देते हैं, जैसे कि इस प्रकार से एन बना दिया, बोला इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम क्या होगा, अगर इस प्रकार की कोई श्रृंखलाएं आ जाती हैं, वहां पर हमें ध्यान देना है कि प्रत्येक कोना जो होता है वो कार्बन होता है, प्रत्येक कोना जो होता है वो क्या होता है, कार्बन। और इसके बीच, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको खोलकर अगर मैं लिखूंगा तो किस प्रकार से लिखूंगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन और कार्बन, संयोजकता पूरी करूंगा तो CH3 CH2 CH2 CH3। इसको मैं सीधा भी ले सकता हूं, मतलब सीधी श्रृंखला है 4 कार्बनों की, 4 कार्बनों की सीधी श्रृंखला है, तो क्या बोलेंगे 1 2 3 और 4 कार्बन है, मैथ 4 कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ एथ प्रोप और ब्यूट, और एल्केन है तो ब्यूट प्लस एन, क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 कार्बन है और एल्केन वाली समूह है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूट प्लस एन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। तो इस प्रकार से कोई भी कार्बन की श्रृंखला आ रही है, उसका नाम हम इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, इसी के अंदर बाय चांस यदि एक डंडा इस प्रकार से होता, तो ये जो डंडा होता है हमारा, ये तो कार्बन है, कार्बन से एक समूह आगे जुड़ा हुआ है, वो होता है हमारा एक कार्बन। ठीक है, इसको मैं कैसे बनाऊंगा, CH3 CH2, यहां पर CH आएगा, यहां पर CH3 आ जाएगा, इससे एक डंडा जुड़ा हुआ है, एक डंडा मतलब क्या जुड़ सकता है, CH3 जुड़ सकता है, तो ये प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा। तो नामकरण किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 या इधर से करता हूं तो दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापी पास आ रहा है, तो 1 2 3 और 4। फिर इसका नाम क्या जाएगा, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखूंगा, क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 मैथिल, दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मैथिल, और कितने कार्बन, 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन, 2 मैथिल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से अगर कोई संरचना दे रखी है तो वहां पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक काम करना, जो भी कोना है उसको कार्बन मान लेना है,
और उसके अलावा जो भी जुड़ा हुआ है, एक डंडी जुड़ी हुई है तो मैथिल, अगर इस पर 2 डंडी जुड़ी होती तो ये हो जाता एथिल। ठीक है, अगर जैसे इस प्रकार जुड़ा, तो यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ा होता है तो एक और एक 2 डंडी जुड़ी हुई है तो 2 कार्बन, मतलब एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन वाला समूह किधर गया, ये रहा, एथिल बोलते हैं 2 कार्बन वाले समूह को। तो बस कंफ्यूज नहीं होना है, हर कोने को क्या कर लेना है, वहां पर कार्बन मान लेना है, उस आधार पर उसका नामकरण लिख देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है। अब बाई चांस ये तो हमारा था कि अगर एल्केन संरचना है तो किस प्रकार से नाम लिखते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा एक लेवल और आगे बढ़ाते हैं कि यदि श्रृंखला के अंदर द्विबंध आ जाए तो क्या करते हैं, तो चलिए उसको भी करते हैं। द्विबंध आ जाए तो क्या करेंगे भाई साहब, तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि द्विबंध आ जाता है, मतलब सीधी सी बात है, घर के अंदर अभी तो हमारी घर में शादी हो रही थी, वो नॉर्मली हो रही थी। अब घर में कोई अच्छा खासा मेहमान आ गया भाई साहब, तो मेहमान को प्रायोरिटी और भी ज़्यादा देंगे, उसकी खातिरदारी और ज़्यादा अच्छे से करेंगे, उसको और ज़्यादा मान देंगे, और ज़्यादा वैल्यू देंगे, पहले उसके लिए देंगे। भाई घर में लड्डू बनाए, कुछ भी बनाए, पहले हमारा जो नया मेहमान आया है ना, जो हाई फाई VIP मेहमान आया, पहले उसको खिलाओ, उसका पेट भरो पूरा, है कि नहीं है। तो घर में कोई नया मेहमान आता है तो प्रायोरिटी उसको देते हैं, सारा कुछ उसकी तरफ से करते हैं। हाँ भाई तू बोल, तू जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे, तू बोल आज खाने में क्या बनाए, ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, वही बना देंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर श्रृंखला के अंदर द्विबंध आ जाए तो क्या करते हैं, देखिए CH3 CH2 द्विबंध और CH2, ये कोई श्रृंखला है। तो मैंने आपको जैसे कि देसी एग्जांपल बताया था कि घर में मेहमान आ रहा है तो उसको प्रायोरिटी पहले देते हैं, तो यहां पर भी यही नियम है। नियम क्या लगाना है हमें कि यदि, अब घर वालों को, घर वर्ग तो छोड़ो, इधर आ जाओ साइंटिफिक मेथड पर, कि यदि श्रृंखला के अंदर द्विबंध हो तो हम प्राथमिकता उसको देते हैं। किसको देते हैं प्राथमिकता? द्विबंध को देते हैं। अर्थात हम श्रृंखला में नामांकन किधर से करेंगे, जहां से द्विबंध पास पड़े, जहां से द्विबंध पास पड़ रहा है उधर से हम श्रृंखला को नामांकन देंगे, और उसका नामकरण भी उधर से ही लिखेंगे जहां से द्विबंध पास पड़ रहा है। ठीक है, इधर देखो, अगर मैं इस श्रृंखला में बात करता हूं, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, इसमें तो जैसे सिंपल है, तो या तो मैं 1 2 और 3 इधर से लिखूं, या लिखूं 1 2 और 3, तो कौन सा सही होगा इसमें? इधर से देख रहा हूं तो द्विबंध दूसरे कार्बन पर आ रहा है, इधर से देख रहा हूं तो 1 नंबर पर आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब इसका हम नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखते हैं, जो है ही नहीं हमारे पास में छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर कार्बन की संख्या, कितने कार्बन है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ एथ प्रोप बोलते हैं। फिर अनुलग्न लगाते हैं उसकी स्थिति साथ में। अनुलग्न कहां पर है? 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है। द्विबंध किस पर जुड़ा हुआ है? 1 नंबर पर कार्बन जुड़ा हुआ, तो प्रोप 1। और अनुलग्न क्या लगता है? अनुलग्न इसके लिए लगता है एन इन आयन, तो इन लगेगा तो 1 इन हो जाएगा। या सिंपली इसका नाम ये भी हो सकता है प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा? 1 प्रोपीन। 1 आगे लगा देते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यदि क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे कार्बन पर जुड़ा हुआ है तो उसको हम साथ में लिख सकते हैं। बाकी कोशिश ये रहती है कि उस क्रियात्मक समूह का हम उसकी स्थिति के साथ में नाम लिखते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। थोड़ा सा इसको और आगे चलते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ गया कि अगर श्रृंखला में द्विबंध आती है तो उसको प्राथमिकता पहले देते हैं, उसका नामकरण हम पहले लिखते हैं। इसी को थोड़ा सा और नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ाते हैं। जैसे CH3 CH3 और द्विबंध आ गया CH2। ठीक है, तो इसमें कहां से करेंगे नामकरण? तो यहां पर क्या करना है, ध्यान हमें देना है। एक तो हमारे पास में है कि लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, लेकिन उस कार्बन की श्रृंखला में क्रियात्मक समूह आना जरूरी है, मतलब हमारा जो द्विबंध है वो जरूरी है। इधर से मैं नामकरण कर रहा हूं तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 3 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 और 3। ठीक है, और इधर से भी तो ले सकता हूं सर जी, मैं ये भी तो ले सकता हूं कि 1 2 और 3, ये कार्बन भी तो आ रहे हैं। लेकिन यहां पर हमारा मुख्य मेहमान रह गया ना भाई हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह क्या था? द्विबंध। और द्विबंध जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन या द्विबंध हमारी मुख्य श्रृंखला में आना ही चाहिए। तो इसलिए ये वाली श्रृंखला गलत हो जाएगी। सही कौन सी हो जाएगी? हम सीधा लेंगे इस प्रकार से, जिस कार्बन से द्विबंध जुड़ा हुआ है उसको मुख्य कार्बन की श्रृंखला में लेना जरूरी है। ठीक है, भले ही श्रृंखला छोटी क्यों ना बने, ये ध्यान रखना। नियम हमारा कह रहा है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बननी चाहिए, लेकिन अगर मुख्य क्रियात्मक समूह छूट रहा है, मतलब शादी है, शादी में अगर गेस्ट को खाना नहीं खिलाया तो फिर मतलब ही क्या रहा शादी का?
है ना। तो कोई क्रियात्मक समूह को अगर श्रृंखला में नहीं लिया तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए मुख्य क्रियात्मक समूह को श्रृंखला में लेना जरूरी है। तो इसमें इस प्रकार से ले लिया। अब हम इसका नामकरण करते हैं। एक तरीका मैं इधर से करूं तो 1 और 2 दो नंबर पर ये आ रहा है, तो और एक इधर से 1 नंबर पर आ रहा है, तो डेफिनेटली यही सही होगा 1 2 और 3। ठीक है, अब हम इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या कहा था, प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखना। प्रतिस्थापी क्या है, ये CH3 कितने कार्बन पर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल। क्या नाम हो जाएगा, 2-मेथिल। अब फिर कार्बन की संख्या, कितने कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ, एथ और प्रोप, तो ये लिख दिया हमने प्रोप। फिर लिखना है अनुलग्न जुड़ा हुआ क्रियात्मक समूह हमारा कौन है, द्विबंध है। द्विबंध का अनुलग्न होता है एन और इन। इन अनुलग्न किस स्थिति पर जुड़ा हुआ है, 1 पर जुड़ा हुआ है, तो प्रोप 1 इन इसका नाम हो जाएगा। हालांकि 2-मेथिल 1 प्रोपीन भी हो सकता है, इसका नाम ध्यान रखना, 1 प्रोपीन भी हो सकता है, लेकिन हमें प्रोप 1 इन लिखना, ये थोड़ा सा ज्यादा सही, सब चीज को क्लियर करते हुए लिखते हैं। तो ये भी हमारा एल्किन वाला भी हो गया, क्लियर हो गया कि यदि किसी भी कार्बन श्रृंखला में कोई द्विबंध समूह जुड़ा हुआ है तो क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहले उस द्विबंध को हमें मुख्य कार्बन की श्रृंखला में लेना जरूरी है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, कार्बन की श्रृंखला का नामांकन उस सिरे से करते हैं जहां से द्विबंध जो है वो पास पड़े या द्विबंध को कम से कम अंक देते हैं। ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है कि उसको मुख्य श्रृंखला में लेना जरूरी है, और जब हम नामांकन करेंगे श्रृंखला का तो द्विबंध की तरफ से ही करेंगे जिधर से वो द्विबंध पास पड़े। फिर उसका जब नाम लिखते हैं तो वही सीक्वेंस है, सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखिए, फिर वहां पर कार्बन की संख्या का नाम लिखिए, फिर जो अनुलग्न है उसका उसकी स्थिति के साथ। IUPAC में दोस्तों एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि स्थितियों को मत छोड़ना कि कौन कहां पर जुड़ा हुआ है, हमें इंडिकेट तो करना होगा ना कि भाई ये गेस्ट उस रूम में ठहरा हुआ है, ये गेस्ट उस रूम में ठहरा हुआ है। तो इसलिए हमें जो प्रतिस्थापी समूह है या क्रियात्मक समूह है उनको उनकी स्थिति के साथ में लिखना होता है IUPAC में, और सीक्वेंस जरूर ध्यान रखना, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से होता है हमारा एल्केन का भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन में भी क्या होता है, बस अंतर इतना आएगा कि ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वहां पर ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा। जैसे कि देखिए एल्काइन की अगर हम बात करते हैं, जैसे CH3, एक मिनट दोस्तों, है ना, अगर कोई कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की या 4 कार्बन की श्रृंखला है तो जैसे सिंपल सी बात करते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हैं, कार्बन की श्रृंखला पूरी हो गई। तो इसमें सबसे पहले हम किस प्रकार से नाम लिखेंगे, कार्बन श्रृंखला इधर से करेंगे 1 2 और 3। ठीक है, हालांकि इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे कार्बन की संख्या लिखेंगे, कितने कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ, एथ, प्रोप। और अनुलग्न क्या हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है, एन इन आयन लगता है। आयन कितने स्थान पर जुड़ा हुआ, 1 पर, तो प्रोप 1 आयन इसका नाम हो जाएगा। यहां किसी को कोई दिक्कत आई नहीं आई। अगर बाई चांस दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3C CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और यहां पर आ गया CH, इस प्रकार से। ठीक है, CH3। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, लेकिन मैंने कहा था कि जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है उसको श्रृंखला में लेना जरूरी है। तो कार्बन की श्रृंखला या तो इधर बनाओ या सीधी बनाओ, लेकिन हमें मुख्य क्रियात्मक समूह को लेना जरूरी है। आ गया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह है उसको कम से कम अंक देते हैं, या फिर उधर से ही हम उसमें श्रृंखला का नामांकन करते हैं। तो इधर से करेंगे 1 2 3 और 4, ये भी कर दिया क्लियर। अब हम इसका नाम लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है ना। देखो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, फिर जो क्रियात्मक समूह उसको कम से कम अंक दे दिया, फिर उसका नाम लिखते हैं। नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। प्रतिस्थापी क्या बचा है हमारे लिए, ये है, कितने कार्बन पर जुड़ा हुआ, किस स्थिति पर जुड़ा हुआ, 3 पर जुड़ा हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा 3-मेथिल। क्या नाम हो जाएगा, 3-मेथिल। क्लियर हो गया, 3-मेथिल हो गया। अब कार्बन की संख्या लिखनी है, कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। 1 नंबर की स्थिति पर क्या जुड़ा हुआ है, आयन जुड़ा हुआ है, तो ब्यूट 1 आयन, इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। 1 ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम उसका अनुलग्न क्रियात्मक समूह जो है उसको, उसके अनुलग्न को उसकी सही स्थिति के साथ में हम अलग से लिखते हैं ताकि गलत होने के चांस नहीं बनते। तो ये इसका नाम हो जाएगा 3-मेथिल ब्यूट 1 आयन। किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप आराम से बता देना। इस प्रकार से एल्काइन का भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें तीनों चीजें पढ़ ली हैं। एल्केन का नाम कैसे लिखना है, एल्कीन का नाम कैसे लिखना है, एल्काइन का नाम कैसे लिखना है।
अब कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है कि यदि कोई भी कार्बन की श्रृंखला है, तीनों का हमने इंडिविजुअली समझ लिया, बाई चांस किसी कार्बन श्रृंखला में दोनों एक साथ आ गए तो क्या करेंगे, मतलब द्विबंध भी आ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर द्विबंध और त्रिबंध दोनों एक साथ आ जाते हैं तो क्या करते हैं, या द्विबंध द्विबंध हो तो क्या करते हैं, या त्रिबंध त्रिबंध हो तो क्या करते हैं। तो इस प्रकार के केसों को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं।